हेलो एवरीवन, आई एम तैयब पाक। दोस्तों, जब साल 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तो उस वक्त दो ही सुपर पावर होती हैं, एक सोवियत यूनियन और दूसरी यूएसए। सोवियत यूनियन, जिसे अभी रशिया कहते हैं, सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था और भारत का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ था। उस टाइम में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है। उस टाइम में सोवियत यूनियन सुपर पावर होता है और अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ यूएसए सोवियत यूनियन के खिलाफ होता है। अमेरिका को ये बात हजम नहीं होती। यूएसए सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन यूएसए का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं होता। उस पार्टिकुलर टाइम में उसे नजर आता है पाकिस्तान को भी उस टाइम रियलाइज हो जाता है कि यूएसए का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है और उसे सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है, और उसके लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने आप को यूएसए का फ्रेंड बनाता है। यूएसए बेसिकली दो तरीके से वार लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो वो सीधा वार में खुद कूद जाता है, जैसा उसने वियतनाम में किया और इराक में किया। लेकिन जब उसे लगता है कि सीधा कूदने में फ़ायदा नहीं है, तब वो शैडो वार लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर अपना काम पूरा करता है। मान लो अगर वो अपने ही इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए खुद की आर्मी भेजेगा तो पहली चीज़ यह है कि अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसे देखना पड़ेगा। कंट्री के अंदर लोगों को जवाब देना होगा कि क्यों भेजा, वार की ज़रूरत क्या थी। अगर कोई कंट्री डायरेक्ट अपनी मिलिट्री किसी कंट्री के अगेंस्ट भेजेगा तो वो वार की सिचुएशन पैदा हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाते हैं। इसलिए यूएसए ट्रेडिशनल वार के बजाय अलग अलग तरीके से शैडो वार लड़ता है। इसमें वो अलग अलग मिलिट्री ग्रुप को ट्रेनिंग देता है, उनको वेपन देता है और फंडिंग करता है, जिससे वो अपना मकसद पूरा कर पाए। इसमें रिस्क बहुत कम होता है। आपको बारी बारी सैलरी नहीं देनी होती, आपको बस वेपन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है। उस पार्टिकुलर टाइम में यूएसए अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ शैडो वार का प्लान बनाता है, जिसमें वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। इस पूरे गेम में यूएसए पाकिस्तान को अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाता है। यूएसए अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन तैयार करता है। इस लड़ाई में यूएसए अपनी मिलिट्री उतारने के बजाय मुजाहिदीन को रेडी करता है। इसमें ना तो मुजाहिदीन की जान जाने में यूएसए को कोई जवाब देना था और ना ही बारी बारी सैलरी देनी थी। इसमें रिस्क भी बहुत कम था, क्योंकि अगर यूएसए की मिलिट्री सीधा अफगानिस्तान में उतरकर सोवियत के खिलाफ लड़ती तो ये वार अफगान सोवियत वार के बजाय सोवियत और यूएस के दरमियान वार में बदल जाती। तो यूएसए ने मुजाहिदीन को वेपन दिए और इन सब की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेता है पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद की मुजाहिदीन की। इनको ट्रेनिंग भी दी, रूट भी दिया, इनको खाने पीने और हथियार वगैरह सब कुछ सप्लाई किया। इसमें पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ये था कि बिना कुछ प्रोड्यूस किए, बगैर एफर्ट्स लगाए यूएसए से भारी पैसा मिलता था। यूएसए ये पैसा कुछ एड की फॉर्म में भेजता था और कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने भेजता था। यूजुअली फॉरेन एड उन मुल्कों को मिलता है या वो बहुत ज़्यादा गरीब हों या कोई सीरियस क्राइसिस से गुजर रहे हों, जैसे कोई वार या नेचुरल डिजास्टर हो। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान को पैसा मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसकी यूजलेस की वजह से। उस टाइम में पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं यूएसए की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ने बिना मतलब किसी और की लड़ाई अपने सरदर्दी ले ली थी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम खुश नहीं थी। लोगों का कहना था कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो हमारे जैसे ही मुस्लिम हैं, हम अपने ही मुस्लिम भाइयों को मरवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये जो पैसा मिलता था यूएसए की तरफ से, ये सारा ऊपर के बड़े लोगों तक ही पहुंच पाता था। लेकिन जब साल 1989 में सोवियत अफगान वार ख़त्म हो जाती है, तब पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन फिर से ख़राब हो जाती है। ये जो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किए थे, ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और तालिबान का राज हो जाता है। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर करके यूएस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। सोवियत अफगान वार के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। अब इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि साल 1989 में यूएसए ने पाकिस्तान को सीधे सीधे $452 मिलियन की एड दी थी, जो साल 1998 तक सिर्फ $5.4 मिलियन तक रह गई थी। बांग्लादेश और इंडिया जैसे मुल्क जब आस्ता आस्ता अपनी इकानमी एक्सपोर्ट करके ग्रो कर रहे थे, तब पाकिस्तान को यूएसए की तरफ से मिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अपनी इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं की। अफगानिस्तान वार ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की इकानमी को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत फिर से चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। 9/11 अटैक के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। 9/11 अटैक अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने कराया था, उसामा बिन लादेन ने।
القاعدہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر آپریٹ کرتا تھا اور یو ایس اے کو ڈر تھا کہ یہ اٹیک اگر ہم نے دوبارہ نہیں کرنا تو القاعدہ کو پورے طریقے سے ختم کرنا ہوگا اور ایک بار پھر یو ایس اے کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس بار یو ایس اے نے کولیشن سپورٹ فنڈ CSF بنایا جس میں پاکستان کو کافی پیسہ ملا۔ سال 2009 میں یو ایس اے نے ایک کیری لوگر بل پاس کیا جس میں پاکستان کو ہر سال $1.5 بلین پر ایئر کی اینول اسسٹنٹ دینے کا پرپوزل تھا، لیکن یہ جو پیسہ ملتا تھا اس کو پاکستان یو ایس کے وار آن ٹیرر پر استعمال کرنے کے بجائے اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے استعمال کرتا تھا، آرمی کو سٹرانگ بنانے کے لیے۔ یو ایس نے بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے پیسے کو مس اسپینڈ کیا، لیکن اتنا سارا پیسہ دینے کے باوجود بھی اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں پکڑا جاتا ہے۔ ملا عمر جو موسٹ وانٹڈ تھا اس کی ڈیتھ بھی پاکستان کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ ان ساری ریزن کی وجہ سے یو ایس کا پاکستان سے ٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی یہ ایڈ اور لون والا پیسہ بالکل بند کر دیا اور پاکستان کی اکنامک سچویشن پھر سے خراب ہو جاتی ہے۔ ان ساری ریزن کی وجہ سے پاکستان کی امیج بہت خراب ہوئی اور فارن انویسٹمنٹ بالکل ختم ہو گیا۔ باہر کی کمپنی اتنی انسٹیبل جگہ پر اپنی کمپنیز نہیں لگانا چاہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتنی انسٹیبل جگہ پر ان کا نقصان ہونا طے ہے۔ اس کے بعد ٹورزم بھی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ بہت ہی بڑا فیکٹر تھا پاکستان کی اکانومی کو کولیب ہونے میں۔ پاکستان ایک ایڈ اور لون ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی اکانومی یا تو ایگریکلچر یا مینوفیکچرنگ یا IT سیکٹر سے چلتی ہے، لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی اکانومی ایڈ اور لون سے چلتی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے انفارمیشن ملتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔